Yes. Hello everyone. Now today we will start encapsulation and data abstraction with class. Before lecture, previous lecture में हमने देखा object क्या होते हैं. Now objects are actually instance of classes. So first we will learn what is class. Class is a set of objects, you can say, having common features, they are sharing features. एक जैसी प्रॉपर्टीज जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में हो तो उनको मिला के हम क्लास बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं. ग्रुप हम बनाते किस लिए हैं? बिकॉज वी कैन गिव इंफॉर्मेशन कॉमनली, जनरली. यदि मैं एक स्टूडेंट को एक लेक्चर पढ़ाऊं, फिर दूसरे को पढ़ाऊं, फिर तीसरे को पढ़ाऊं, एंड यू आर हैविंग 120 स्टूडेंट्स, तो आई हैव टू टीच 120 टाइम्स. बट यदि 120 स्टूडेंट एक ग्रुप में आ गए हैं एंड आई एम टीचिंग, सो आई कैन डू दिस इन वन टाइम ओनली. बहुत सारे जनरलाइजेशन के कंसेप्ट्स आपको देखने मिलेंगे विद इन क्लास. क्लास में क्या होता है? एनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी के थ्रू, मतलब एनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है. एंड यू कैन से द क्लास इज अ टूल फॉर एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन मीन्स wrapping of data and functions. डिक्लेरेशन, यदि हमें क्लास इंप्लीमेंट करना है तो फर्स्ट आप क्लास बनाएंगे कैसे? 4 थिंग्स होती हैं, ये मैंने कल भी बताया था आपको. आज अगेन आई एम टेलिंग यू 4 थिंग्स टू डिक्लेयर अ क्लास. यू हैव टू नेम द क्लास. क्लास टैग नेम बोलते हैं. नाउ यू शुड नो द टर्मिनोलॉजीज ऑल्सो. Tag name means the name of class which you are specifying. Data members means the attributes or characteristics of data for class. Member function means the functions of class. Member क्यों बोल रहे हैं हम? Because they are the member of class. एक क्लास है जिसमें 2 मेंबर होते हैं. पहले होते हैं डेटा मेंबर और दूसरे होते हैं मेंबर फंक्शंस. उसके बाद 4th थिंग आती है एक्सेस स्पेसिफायर, जो 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक. अभी आप सिर्फ इतना कंसेप्ट समझ लो कि इफ द मेंबर्स मींस बोथ डेटा एंड फंक्शंस, इफ दे आर प्राइवेट यू कांट एक्सेस आउटसाइड द क्लास. क्लास के बाहर आप उनका यूज नहीं कर पाओगे. इफ दे आर पब्लिक दे कैन बी यूज्ड outside the class. ठीक है, तो 4 things for class declaration. यहाँ एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम. This is the syntax, जो ऊपर लिखा हुआ है. You can say the syntax of class. Class is the keyword and tag name means your name which you are giving for a class. उसके बाद curly bracket opening and curly bracket closing with semicolon. This is the टेम्पलेट और फॉर्मेट ऑफ क्लास. जब आप ओपन करते हैं तो एक टेम्पलेट और फॉर्मेट इज स्टार्टिंग, एंड व्हेन यू गिव क्लोजिंग ब्रैकेट एंड व्हेन यू पुट सेमीकोलन मींस क्या हो गया? क्लास का फॉर्मेट आपने खत्म कर दिया. यहाँ आप सिर्फ फॉर्मेट बना रहे हैं अपनी क्लास का. यू कैन से द टेम्पलेट्स. टेम्पलेट्स का मतलब जानते हो? रेडीमेड चीजें जो आपको प्रोग्रामर बना के देता है फॉर यूजिंग. तो ये टेम्पलेट, बिकॉज क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो हम बना सकते हैं. यू कैन मेक दिस टेम्पलेट. फॉर एग्जाम्पल, क्लास कीवर्ड लिखने के बाद आई एम मेकिंग अ क्लास और आई एम गिविंग अ टैग नेम बॉक्स. प्राइवेट एरिया में मैंने 3 मेंबर्स लिए हैं, हाइट, विड्थ एंड डेप्थ. Data members, they are private, can't be accessible outside the class directly. Directly आप इसे use नहीं कर पाएंगे. And public member of class may be data members, cube, and may be member function. Member function private भी हो सकते हैं, but वही चीज होती है कि you can't access outside the class directly. कोई भी private member हो, चाहे वो डेटा मेंबर हो और चाहे वो फंक्शन.
सब चीजें हम पढ़ेंगे और देखेंगे और एग्जाम्पल करेंगे। आई थिंक मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि प्राइवेट मेंबर होते हैं या नहीं होते हैं। यस इट कैन, आप बनाइए और देखिए। अभी हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लाते हैं, उसमें हम ऐसा भी करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ जब हम क्लास में मेंबर डिफाइन करते हैं ना फंक्शंस, कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि फंक्शंस और वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। वेरिएबल मींस यू आर डिक्लेयरिंग अ नेम टू स्टोर सम मेमोरी। ओके, तो मैं सिर्फ डेटा टाइप देती हूँ और वेरिएबल का नाम देती हूँ। बट व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग अ फंक्शन, सो वी विल गिव द रिटर्न टाइप, द नेम ऑफ फंक्शन एंड द पैरामीटर और आर्गुमेंट लिस्ट। यदि मैंने इस तरह का पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, जो ब्रैकेट्स लगे हैं, इफ आई एम पुटिंग पैरेंथेसिस इट मींस आई एम मेकिंग अ फंक्शन, और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स या वैल्यू डाल सकती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया कर्ली ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन दे दिया। उसके बाद ये चीज हमने पढ़ी नहीं थी कल, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई थी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। मेंबर फंक्शंस दो टाइप के आप डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। पहले हम इनसाइड द क्लास देख लेते हैं। सेम फंक्शन, जो सेम हमने क्लास बनाई थी बॉक्स, प्राइवेट मेंबर्स 3 लिए थे और मैंने इनसाइड द क्लास इस फंक्शन को डिस्क्राइब कर दिया। जब मैंने फंक्शन को यहाँ डिस्क्राइब किया है तो यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, बिकॉज आई एम डिस्क्राइबिंग कि मैं फंक्शन में क्या करने वाली हूँ। पहली चीज होती है फंक्शन का फॉर्मेट और यू कैन से द प्रोटोटाइप। दूसरी चीज होती है डिस्क्रिप्शन, यानी उस फंक्शन में आप क्या करने वाले हैं। और तीसरी चीज होती है कि उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको उसे कॉल करना पड़ता है। बहुत सारे रेडीमेड फंक्शंस इनबिल्ट यू कैन सी इन C++, लाइक पावर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है आप जो इनबिल्ट आपको मिलते। इनबिल्ट मींस ये फंक्शन आपको C++ की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। क्या करना है उस फंक्शन के अंदर वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, ओनली आपको फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना है और उस फंक्शन को यूज करना है। यू आर द यूजर, यदि बना हुआ कुछ मिल रहा है तो यू आर द यूजर ओनली, आपको उसे बनाने की जरूरत नहीं है, उस समय यू सिर्फ यूजर है। लेकिन इफ यू आर मेकिंग अ फंक्शन इट मींस यू आर अ प्रोग्रामर, you are making function, you are giving prototype, you are describing the function and उसके बाद आप user हो गए उसके, you are using also, तीनों काम आप कर पा रहे हो if you are a programmer। ये सिंपल सा एग्जांपल है इनसाइड द क्लास का, ये हमने कल करके मैंने दिखाया था आपको प्रैक्टिकली। अब आउटसाइड द क्लास करने में क्या होगा, आउटसाइड द क्लास करने में आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। फंक्शन यही बनेगा, काम यही होगा, बट क्योंकि आप इसे क्लास के बाहर काम करवा रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए द मेंबर फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास, यू हैव टू फॉलो दिस सिंटैक्स, द नेम ऑफ क्लास विद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फंक्शन विच स्पेसिफाई, ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि ये फंक्शन इस क्लास के साथ बाइंड है, ये किसी और क्लास का काम नहीं करेगा, ये इस क्लास का है, ये इसी क्लास के लिए काम करेगा। ठीक है, इसमें क्या है आपको, ये आप इसका सिंटैक्स है, बट व्हेन यू यूज इट, कोई फंक्शन हम जब बनाते हैं तो हमें उसका रिटर्न टाइप देना होता है, फंक्शन का नाम देना होता है और पैरामीटर लिस्ट देनी होती है। उसके साथ यदि आप बाहर हो, जैसे यहाँ पे आपने सिंपल वही किया, रिटर्न टाइप दिया, फंक्शन का नाम दिया एंड यू कैन गिव पैरामीटर लिस्ट। बट यदि आप क्लास के बाहर उसे डिस्क्राइब कर रहे हो तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट एंड विद दिस यू हैव टू गिव द नेम ऑफ क्लास एंड रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ताकि आप ये बता सको कि दिस फंक्शन हैज बीन बाइंडेड विद दिस क्लास। और उसके बाद फंक्शन की बॉडी सेम रहेगी,
with curly bracket you can start and with curly bracket you can close. अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल एक क्लास बनी है, क्यूब क्लास है, द नेम ऑफ क्लास इज क्यूब। अगेन मैं यदि पूछूं कि क्लास का टैग नेम क्या है, तो यू कैन से क्यूब। Who are the private members of class? Height, width and depth. They are variables only. मैंने सिर्फ डेटा मेंबर्स लिए हैं। Who are the public member of class? A function. The name is area. Area नाम इस फंक्शन का। इसका रिटर्न टाइप int है एंड इसमें मैं भी कोई पैरामीटर पास नहीं कर रही हूँ। अब बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या किया है, एरिया नाम का फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर किया है, सेमीकोलन लगा दिया है। इसका मतलब मैं क्या करने वाली हूँ, इस फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने वाली हूँ, इस तरह से आउटसाइड द क्लास। क्योंकि इनसाइड मैंने सिर्फ सेमीकोलन लगा के ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं एक फंक्शन इस क्लास का है। वो क्या काम करने वाला है ये मैं बाहर आके बता रही हूँ। जैसे यहाँ int नेम ऑफ फंक्शन इज एरिया एंड क्यूब, ठीक है। अब किस क्लास का है, तो क्यूब क्लास का, ठीक है। हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि हम ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज हम क्या चाह रहे हैं, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है या प्रॉब्लम होती है कि यदि मान लो इस ही टाइप पे ये फंक्शन है आपका एरिया, एरिया इज अ फंक्शन जो इस क्लास को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ देखिए एक और फंक्शन है एरिया जो इस क्लास को बिलोंग कर रहा है। दो अलग अलग क्लासेस हैं, दो अलग अलग क्लास को सेम फंक्शन बिलोंग कर रहा है, और हो सकता है कि ये दोनों क्लासेस एक ही प्रोग्राम में। अब यदि यहाँ पे मैं सिर्फ एरिया लिख दूं और यहाँ मैंने लिखा, देखो दोनों फंक्शन में काम भी अलग अलग हुआ है, बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाइट, विड्थ एंड डेप्थ, बट इट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ सिर्फ हमें हाइट और विड्थ या लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करना है। दोनों फंक्शन अलग अलग काम कर रहे हैं बट उनका नाम सेम हो सकता है। तो यहाँ हमको इसलिए ये बताना पड़ेगा कि this function belongs to rectangle and this function belongs to cube class। आया समझ में? एक ही नाम के यदि दो फंक्शन हो सकते हैं तो उसके लिए भी जरूरी है। एंड ये मेंबर फंक्शन एरिया इसका है और ये मेंबर इस क्लास का है। नेचुरली इसके अंदर जो भी मैं हाइट विड्थ की वैल्यू दूंगी इसके ऑब्जेक्ट में वो यहाँ काम आएंगी, और इसके हाइट विड्थ की वैल्यू जो दूंगी वो यहाँ काम आएंगी। दो डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट क्लास हैं, ठीक है। आई बात समझ में इसमें? यस और नो? यस। अब इसके बाद हाउ विल यू रेफरेंस द क्लास मेंबर। आपने बना लिया क्लास को, उसका फंक्शन बना लिया, सब बन गया। नाउ अब यदि आप उसको यूज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो यू हैव टू मेक द ऑब्जेक्ट। जैसे सेल्समैन इज अ क्लास एंड उसके तीन ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं, S1, S2, S3। एक ऑब्जेक्ट के लिए कोई क्लास नहीं बनाता, सिंपल प्रोग्राम बन जाएगा, खत्म। बट जब मुझे मोर देन वन टाइम कोई काम करना होता है तब हम क्लास बनाते हैं और उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ही। तो उसको यूज करने के लिए, क्लास की चीजों को यूज करने के लिए यू हैव टू मेक द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नेम एंड दिस डॉट ऑपरेटर के साथ में हम उसको यूज करते हैं। हो सकता है वो फंक्शन हो और हो सकता है वो डेटा मेंबर। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है, दो वेरिएबल्स लिए हैं, दे आर प्राइवेट। एक वेरिएबल लिया है दिस इज पब्लिक, एक फंक्शन बनाया है जो इनसाइड द क्लास है। यहाँ मैं दो मेंबर पास कर रही हूँ। अब आपको और अच्छे से फंक्शन समझ में आएगा। रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम एंड पैरामीटर लिस्ट। दो पैरामीटर पास होने हैं, x और y। यानी ये जब फंक्शन चलेगा तो इसमें x की वैल्यू आ रही है और दूसरे में y की वैल्यू।
ओके, अब इस फंक्शन को यहाँ मैंने क्लास एबीसी खत्म कर दी। यहाँ मैंने मेन फंक्शन बनाया जहां से मेरा फंक्शन चलेगा। एबीसी नाम की क्लास है। O1 और O2 दो ऑब्जेक्ट बनाए मैंने इस क्लास के। अब मुझे क्योंकि यहाँ डेटा पास करना है तो मैंने दो मेंबर ले लिए M और N, उनकी वैल्यू डाली। और अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, O1 डॉट एड M और N दिया। मान लो यहाँ पे मैं M की वैल्यू 5 दूं और N की वैल्यू 10 दूं, तो ये 5 यहाँ और ये 10 यहाँ, यहां से ये यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां से ये यहां आ जाएगा। x की वैल्यू 5 आ गई तो 5 यहां आ जाएगी, और y की वैल्यू 10 आ गई, वो यहां आ जाएगी, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी फॉर O1। वही चीज मैं O2 के लिए करूं तो क्या हो जाएगा, O2 वैलिड है या इनवैलिड है? यहाँ पे मैंने लिखा इनवैलिड है। क्यों? जब ये 5 और 10 इस तरह कैलकुलेट हुए तो यहाँ मैंने लिखा है रिटर्न z, यानी ये क्योंकि मैंने यहाँ इंटीजर डेटा टाइप वापस किया है, रिटर्न किया है, तो ये जो वैल्यू z की है यहाँ से रिटर्न होगी और इस d में आ जाएगी। अब मैंने यहाँ ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है इस तरह, तो नेचुरली इनवैलिड वैल्यू जाएगी कहाँ, पता नहीं। यहाँ पे भी वही है। अब मैंने यहाँ लिख दिया SUB, O1 ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया एबीसी का। अब मैं कॉल कर रही हूँ SUB, सब्सट्रैक्ट नाम का मैंने यहाँ कोई मेंबर बनाया ही नहीं, तो बोलेगा है ही नहीं। उसके बाद Z है, जैसे मैं O1 डॉट Z इक्वल्स टू 10 करूंगी, तो क्योंकि ये Z मैंने यहाँ पे लिया था तो Z की वैल्यू 10 हो गई, 7 हो गई, 7 नॉट 10। अभी क्या किया था मैंने, जब ये वाला फंक्शन चलाया था तो मेरे z की वैल्यू 15 हो चुकी थी, लेकिन यहाँ आके मैंने उसको रीसेट कर दी, अब z की वैल्यू 7 हो गई। उसके बाद मैंने फिर z की वैल्यू 14 रीसेट कर दी। सही बोल रही हूँ मैं या गलत बोल रही हूँ? O1 के लिए 7 हो गई और O2 के लिए 14 हो गई। अब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी कंफ्यूज मत होना। मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, O1 जो तीन मेमोरी एंगेज कर रहा है, X के लिए 2 बाइट, Y के लिए 2 बाइट और Z के लिए 2 बाइट। O2 मैंने दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाया, वहां पे भी O2 डॉट एक्स, O2 डॉट वाई एंड O2 डॉट Z, तीन वेरिएबल O2 के लिए होंगे। यहां तक मैंने O1 के लिए काम किया है। मैंने क्या किया, पहले O1 के लिए यहाँ पे X और Y में वैल्यू डाल दी थी 5 और 10, तो X की वैल्यू 5 10 फिक्स हो गई। उसके बाद Z की वैल्यू हो गई थी 15, बट बाद में आके मैंने यहाँ Z की वैल्यू 7 कर दी, तो अब मेरी X की वैल्यू 5 है, Y की वैल्यू 10 है और Z की वैल्यू 7 हो गई। अब यहाँ मैंने O2 14 कर दिया, तो O2 का Z की वैल्यू 14 है। अब O2 के X की वैल्यू मैंने 5 डाल दी और O2 के Y की वैल्यू मैंने 5 कर दी। तो मेरे पास जो O1 था उसमें X की वैल्यू क्या क्या थी, 5, 10 एंड 7, और जो O2 ऑब्जेक्ट था उसमें मेरे पास वैल्यू क्या क्या हुई, 14 फॉर Z, X मीन्स 5 एंड Y मीन्स 5। समझ में आया? आई थिंक आप लोग को इतना कुछ समझ में आ गया होगा। Yes, ma'am.